पाकिस्तान, खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब भी चले गए और एक था, उन्होंने कहा था या कहें कि पहले ही उन्होंने मार्केटिंग की थी। उन्होंने कहा था कि शॉर्ट एंड स्वीट फैसला देकर जाऊंगा मैं जाते जाते, और वो फैसला मीडिया के पीक टाइम में सुना दिया गया। पहले प्रेस रिलीज भी उसकी जारी की गई ताकि ब्रेकिंग चलती रहे, रिपोर्टिंग होती रहे, मामला चलते रहें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब कवानीन पे तरामीम कर दी, जिस पे आज सारा दिन और आज प्राइम टाइम में इसी पर ही बहस होती जा रही है। पूरे दिन इसी पर बात चलती रही है कि नैब कवानीन में जो तरामीम की थी PDM हुकूमत ने, माजी की हुकूमत ने, उन सब को 9 की 9 शिकों को उखाड़ के फेंक दिया है। 50 करोड़ की अब चोरी पे भी नैब एक्शन में आएगा, और जो रेफरेंसेस क्लोज किए गए थे वो दोबारा 7 दिन के अंदर फिर से मामला वैसे ही शुरू होंगे, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हों या कि दीगर रहनुमा, चाहे आसिफ अली ज़रदारी हों, शहबाज शरीफ साहब हों, सब पर दोबारा से पकड़ धकड़ के मामला शुरू होने जा रहे हैं। तो ये इसको जो सियासी अकाबरीन हैं वो किस तनाजुर में देख रहे हैं, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, कई अदवार आपने मुल्की सियासत के देखे हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के देरीना साथियों में से आपका शुमार है। सैयद निसार शाह ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर, शाह आपने टाइम दिया। उनके साथ PTI की भी आज शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब आपने भी टाइम दिया। पहले सर निसार शाह साहब, वैसे तो पहले भी इससे माजी के जो चीफ जस्टिस गुजरे, साकिब निसार पर भी आप लोगों ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए, गुलजार साहब को भी बड़ा नस्ला टावर और दीगर मामला पे मुतनाज़ा बनाया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब चले गए, यादें छोड़ गए पीछे, कैसा देखते हैं उनके इस सफ़र को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी, आपने आज एक अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। देखिए, हम तो शुरू दिन से एक बात कहते आ रहे हैं कि ये जो अदालत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था उसका आज एहतमाम भी हुआ, लेकिन किस तरीके से हुआ आप देखें ना। पार्लियामेंट अगर सुप्रीम है, शॉर्ट एंड स्वीट फैसला आया, पसंद नहीं है आप लोगों को? उसने तो ये भी नहीं पढ़ा ना कि वो उसके साथ दूसरा कोई जज बैठा हुआ है, उसके भी कोई व्यू हैं या उसके भी कोई वो नहीं, उसने बस अपना फैसला देना था जो उसको पहले दिन से पता था कि मैंने देना है, और ये बताएं कि आखिरी जाते जाते पहले दे देते, इससे क्या फ़र्क पड़ता, उस वक्त भी दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट अदालत तो एक अदालत होती है ना, वो तो सबकी होती है, उसको किसी भी से फैसले से अगर उस वक्त अगर देते तो आप कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम, तो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत आज भी पार्लियामेंट सुप्रीम, और ये बुज़दिली नहीं है, ये बुज़दिली नहीं है कि जब आप पार्लियामेंट, अगर आप सच्चे हैं और अगर अच्छा फैसला है तो आप किसी वक्त भी सुना सकते हैं ना। अगर पार्लियामेंट ने कर दिया था तो आप पार्लियामेंट के खिलाफ दे देते। एंड प्रोसीजर बिल और दीगर कवानीन जो आप लोग लाए थे, उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप पार्लियामेंट अदलिया के मामलात में मुदाखलत ना करें। पार्लियामेंट जब कानून बनाती है उस पे अदलिया परसू करती है, और ये दुनिया का एक कानून है कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम होती है। तमाम कानून जो होते हैं ना, इसको पार्लिमानी जो कौमी असम्बली होती है वो कानूनदान असम्बली होती है, कानूनदान असम्बली होती है। तमाम पाकिस्तान या दुनिया के जो फैसले होते हैं वो अपने असम्बली के अंदर होते हैं, वह कानून बनता है, वो बन के जाता है। ये जो असम्बली आप लोगों ने बनाई थी, इस पे ऑपोजिशन कहाँ थी? आपके अपने ही ऑपोजिशन थे? इसमें ऑपोजिशन थी, क्यों नहीं? ऑपोजिशन लीडर तो आपके नहीं, रियाज साहब थे। वो आपके दोस्त थे? हमारे दोस्त तो सारे हैं, हमारे तो इमरान खान साहब भी दोस्त थे। हम उनके घर गए थे जब वो जख्मी हुए थे, मोहम्मद वाशिद साहब उसके घर गए थे, तो दोस्त नहीं थे। 2 दिन में जब उसको प्लाट दिया था, जब उसको प्लाट घर का प्लाट दिया था, दोस्त नहीं थे। जब जो कैंसर अस्पताल बना रहे थे उसका प्लाट दिया था, उसके लिए मशीनरी के पैसे दिए थे, क्या दोस्त नहीं था? देखिए, ये फजूल बातें होती है। मैं समझता हूँ कि आज जो फैसला उमर अता बंदियाल ने तारीख कम कर दी, बंदियाल साहब ने जो भी फैसला किया है, आप लोगों ने फाइलें बंद करनी थी उन्होंने
दुकानें खोल दी, हमें कोई तकलीफ बोला नहीं, भाई ये 7 दिन के अंदर दोबारा पकड़ के लाए सबको, 50 करोड़ की चोरी भी चोरी है, हमें कोई परेशानी नहीं। देखे भुगतेगा वो जिसके ऊपर केस है, हम तो भुगत चुके हैं, हमारे साथ तो नेब ने जो किया आपने देखा ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर, दोबारा पार्टी शुरू हुई है, ये जेल का कुछ आप लोगों ने कवानीन जो थे, नैब के इख्तियारात छीने थे, देखे हमने नैब के इख्तियारात नहीं छीने, तरमीम कर सकते हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, वो किसी भी नैब को भी खत्म कर सकती है, वो तमाम पार्लियामेंट के अंदर फैसले होते हैं, वो पार्लियामेंट के निजामी पे होते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट है ना, चीनी चुरा के चले जाए, फिर चाहे सियासतदान आटा चुरा के चले जाए, ना नैब पूछे उनसे, ना एंटी करप्शन पूछे, कौन पूछे आप लोगों से? बिल्कुल पूछे, उन्होंने पूछा कितनों को गिरफ्तार किया। तो जब अभी पूछ रहे हैं, अरेस्ट ने उन पूछने वाले को कहा कि आए पूछे, नहीं, तो फिर आपको आप ये बताएं कि जब नैब किसी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद तफ्तीश के बाद ही फिर उसको मतलब ये कि हमने ये कहा था कि आप पहले तफ्तीश करें, उसके खिलाफ केस करें, तमाम केस मजबूत करके गिरफ्तार कर लें, उसको सजा दें। हमने तो ये नहीं कहा था कि उसको माफ कर दें। देखिए बात ये होती है कि हमने जो तरामीम किए थे वो तरामीम किसी को बचाने के लिए नहीं थे, ना उससे हमने कोई फायदा लिया। हमारे तो तमाम केसेस, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो उस वक्त बीमार भी थे, वो बाकायदा फेस करते आ रहे थे, खाकानाबाजी आज तक फेस करते आ रहे हैं, तमाम पार्टी हमारी फेस करके बैठी हुई है, हमें इससे क्या तकलीफ है? अगर पार्लियामेंट में एक बिल है, इसका मतलब आप इस फैसले को कहेंगे खुशाइन? देखिए हमने उसको अगर खत्म करने के लिए पार्लियामेंट ने तो फिर वेलकम करें इस फैसले को। आप कहें हमारे क्या मतलब है? हमें उसको उसके अंदर जो चोरी है ना, हाँ। उसके अंदर जो बदनीयती है हमारा, उससे इख्तलाफ है। क्या बदनीयती? देखिए ना, बदनीयती ये है कि आपने देखे ना, आपने रात के जाते जाते आपने ये नहीं देखा कि आप जो फैसला सुनाने जा रहे हैं उसके साथ आपके इधर गिर्द कोई और भी जजेस बैठे हुए हैं ना, आपने अपना फैसला सुनाना था, कहां से लिखा हुआ आया, आपके ज़हन में लिखा था, घर से आपने बना के गए कि किसी के खिलाफ हो सकता है, मैंने पार्लियामेंट से लड़ना था, लड़ाई करनी थी, कर ले, कोई फैसला नहीं होता, हमें इससे कोई नहीं, वो बना ले, नैब पकड़े सबको, हमें उससे भी इख्तिलाफ नहीं है। जो मुजरिम होगा अभी वो भुगतेंगे 90 दिन, 90 दिन 90 दिन जो अंदर होंगे ना, हमें तो तकलीफ नहीं है ना। बनकर गए, देखिए कौन हीरो खुदा को मानो, वो हीरो होते तो इस पाकिस्तान के अदलिया के साथ खिलवाड़ ना करते। उसने जो खिलवाड़ किया, आप बताएं किसके केसेस दे, तो हमारे कोई केसेस नहीं है, हमारे केसेस पहले भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे थे, फिर भी चल रहे थे। जब चेयरमैन पीटीआई के लिए रात को अदालतें खोली थी तब आप लोग कहते थे बड़ा अच्छा हुआ। देखिए पीटीआई इंसाफ का बोलबाला हुआ अदालत, और आज इंसाफ का बोलबाला नहीं है। आज ये मुनाफिकत नहीं है, ये मुनाफिकत ये है कि उन्होंने पार्लियामेंट के साथ लड़ाई, उस वक्त वो पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर अपना फैसला सुना देते, छुपा के रखने की क्या जरूरत थी? उसको छुपा के रखते, अच्छा, टाइम से इख्तिलाफ है, इस टाइम पे ये फैसला ना देते। आप पार्लियामेंट के उस वक्त करते, आपके सामने पार्लियामेंट थी, वो मनवा लेती है आपसे कि आप ठीक हो या वो। आज पार्लियामेंट ही नहीं है तो आप क्या बात करेंगे? आज हम बताएं, हम पार्लियामेंट। अब मैं समझ गया आपका पॉइंट। चलिए शरीफ से चौधरी साहब, शाह साहब को ये इख्तिलाफ है कि चीफ जस्टिस ने अब फैसला दिया जब हम इख्तियारात हमारे पास नहीं है, निगरान हुकूमत आ गई है। उस वक्त देते जब असेंबली हमारी थी, वजीर आजम हमारा था, फॉरेन मिनिस्टर हमारा था, हुकूमत हमारी थी, तब उमर अता बंदयाल ने ये फैसला क्यों नहीं दिया? आप क्या कहेंगे इस फैसले को? सर इसका फैसला 1947 में ही हो चुका था जब पाकिस्तान बनाया गया, और उसके बाद जब पाकिस्तान का पहला आइन बना उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि कोई खिलाफ इस्लाम कानून नहीं बनेगा। हम बीइंग ए मुस्लिम, हम कलाम पाक से किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं, बीइंग ए मुस्लिम हमें सुन्नत नबी से किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। तो सर न हमें कलाम पाक इस बात की इजाजत देता है, न सुन्नत नबी इस बात की इजाजत देती है कि हम 1 रुपए की भी चोरी माफ करें। यहाँ तो 50 करोड़ की चोरी की माफीनामे हो गए थे सर। हाँ, ऐसा तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप 50 करोड़ रुपए की आप चोरी माफ करा लें, यानी 50 और उसकी सुनवाई ना हो, उसकी सुनवाई ना हो। एक घर में 5 अफराद रह रहे हैं तो 50-50 की 2.5 अरब रुपए की चोरी होगी, उसकी सुनवाई ना हो सर। तो सर ये कानून तो मैं कहता हूँ ये जज साहब ने अता उमर बंदयाल साहब के ऊपर डिले जस्टिस का चार्ज लगना चाहिए, और साथ में वो जज जिससे इख्तिलाफी नोट लिखा उसको जेल में होना चाहिए। क्योंकि इस एक वादे तौर पे आप किसी भी मुफ्ती साहब से ये फतवा ले लें, किसी छोटे या बड़े किसी भी मुफ्ती से ले लेंगे, चोरी को वो जायज करार देगा ही नहीं। वो कहेगा चोरी
का मतलब ये है कि उसके हाथ काट दो या एज पर रूल कहा कि चोरी करें, एज पर रूल जो उसको सजा दी जाए। माफी की कोई भी आपको फतवा नहीं देगा कि उसको माफी मिल सकती है। तो सर जो इख्तलाफी नोट लिखा उस जज को जेल में होना चाहिए और ढिले के ऊपर जस्टिस अता उमर बंदियाल के ऊपर चार्जेस लगनी है और जिन्होंने पार्लियामेंट में ये कानून पास किया ना उन सबको भी जेल में होना चाहिए कि किस तरह उन्होंने एक इस्लामी मुल्क के अंदर एक गैर इस्लामी कानून पास किया है। सर ये तो मुसलमानों के ऊपर, पाकिस्तानी मुसलमानों के ऊपर जुल्म जो ये हुआ, ये काला कानून खत्म किया उन्होंने और कहा कि भाई 50 करोड़ की चोरी भी चोरी है, तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे? सर मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, अच्छा, मगर मैं इनके डिले की बात कर रहा हूं सर। ये 5 मिनट का फैसला है। अच्छा, ये इतने महीने जो लगाए, 55 हियरिंग जो किए, इन्होंने वक्त का दिया कि 5 मिनट का फैसला था सर। ये 5 मिनट में इनको फैसला देना चाहिए था, भाई खिलाफ इस्लाम में नहीं हो सकता, दैट्स इट। इसमें कोई तीसरी या दूसरी गुंजाइश ही नहीं। पार्लियामेंट उस वक्त थी सर मैं तो कह रहा हूँ पार्लियामेंट को जिन्होंने ये पास किया, जिन जिनके दस्तखत किए, उन सबको जेल में होना चाहिए। उन्होंने खिलाफ इस्लाम फैसला कैसे पास किया? एक मौजूदा हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट ने किया है, तो फिर जेल में कौन डालेगा उनको? हुकूमत उनकी थी, उन्होंने अपना ऑपोजिशन की यही तो मैं आपको राय कह से रहा बिल लाए थे, हूं ऑपोजिशन कि ने हमारा उसको एग्री जस्टिस किया का था। निजाम ऐसा होना चाहिए, हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, आपके लोग भी थे, आर्मी चीफ हो पार्लियामेंट में उस वक्त, सर आर्मी चीफ हो, चाहे पार्लियामेंट में पीटीआई के लोग भी थे उस वक्त। जो भी हो, इस्लाम बात है, उस पर नो कॉम्प्रोमाइज है। जिसने भी इसके ऊपर साइन किया उसने गलत किया, उससे कोई वो नहीं है कि मेरे भाई ने भी किया तो वो भी गलत रहेगा सर, उससे सही नहीं हो अभी जाता। 7 दिन के अंदर शाहिद खकान अब्बासी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बहुत सारे नाम हैं। एक और इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि सिटिंग इस वक्त मौजूदा जो अफसरान हैं या जो ब्यूरोक्रेट हैं, अब वो भी अताब में आएंगे। तो आप इस फैसले को रिकॉर्ड फैसला नहीं कहेंगे कि यार चलें, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए? सर आप अगर हमारी अदालत ने इसी तरह वक्त जाया करेंगे अपना, तो फिर हजारों केसेस जो डिले पड़े हुए हैं उनमें मजीद इजाफा ही होगा। सर एक चीज वाज़ेह है कि खिलाफ इस्लाम है, तो उसका फैसला उसी दिन आना चाहिए था जिस दिन ये कोर्ट के अंदर में आया। उसमें 1 मिनट की डिले नहीं होनी चाहिए थी। अगर इनको कुछ झिझक थी तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल से राब्ता करते, उनसे फितवा ले लेते, उनसे बात कर लेते कि भाई ये खिलाफ इस्लाम है या नहीं, उनसे पूछ लेते। 7 सिफारिश होता था, उनसे पूछ लेते सर कि खिलाफ इस्लाम है या नहीं, वो भी बता देती इनको। किसी मुफ्ती साहब को लाके पूछ लेते, वो बता देते इनको खिलाफ इस्लाम है। इस वक्त वो साबिक हो गए ना, साबिक चीफ जस्टिस हो गए, तो अब उस पर बड़े उन पे इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने बड़ी खुद की मार्केटिंग की, तशरीह की, पहले बता दिया था पहले, और फिर आखिर में वो जो शॉर्ट एंड स्वीट फैसला दे गए। पूरे मीडिया में आज उनके चर्चे हैं, तो उन पर तो तनकीद की जा रही है। ये ठीक जा रही है तनकीद? सर मैं तो फर्स्ट डे और फर्स्ट से इनके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ, ये तो आज कर रहे हैं। पीटीआई का यार कहा जा रहा है उनको। सर मैं कह रहा हूँ आज मुल्क की तनज़ुली के तमाम तर जिम्मेदार यही है, जिन्होंने रात को 12 बजे अदालतें खोल के और फैसले दिए और रिजीम चेंज कर मेन किरदारों में से ये किरदार है सर। रिजीम चेंज के मेन किरदारों में से एक किरदार है। अगर ये न खोलते तो ये रिजीम चेंज भी नहीं हो सकता था, क्योंकि गैर रूलिंग स्पीकर की रूलिंग अदालत में चेंज नहीं हो सकती, और ये भी गैर कानूनी तौर पे हुई है। आने वाला वक्त इसको भी साबित करेगा कि जो कासिम सूरी की रूलिंग थी उसको चैलेंज नहीं हो सकता था। ये तो कानून में मौजूद है, आइन में मौजूद है ये चीज के स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती। और उसका फैसला भी आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सर। सिर्फ ये नहीं है, इसका फैसला भी आ चुका है कि नहीं हो सकती, फिर भी इन्होंने अदालतें खोल के रिजीम चेंज करवाया, तो मेन किरदार ही यही है सर। ठीक है, अब आपका भी आ गया। पाकिस्तान की आवाम को जहां तनज़ुली में धकेलने वाले मेन किरदारों में से एक किरदार अता उमर बंदियाल साहब भी हैं, और दूसरे किरदार जो अभी आ रहे हैं जस्टिस फाइज ईसा साहब, जिन्होंने पेपर मिलकर फैसला दिया, उनके ऊपर भी इनके ऊपर वक्त लिया, अल्लाह ने इनको मौका दिया है सर, अल्लाह ने इनको मौका दिया है, अल्लाह ने इनको आज मौका दिया है कि वो अपने गलत काम का कुफारा अदा करे और जायज और ईमानदाराना फैसले करे जो मुल्क के लिए इस्तेकाम और तरक्की का बायस बने। और सर ये प्लॉट का जो कह रहे थे, पहले भी मैंने इनको जवाब दिया और आज फिर मैं एक बताता हूँ कि वो प्लॉट जो नवाज शरीफ साहब ने दिया था वो शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल को दिया था, और पाकिस्तानी कौम का प्लॉट था, और वो पाकिस्तानी कौम के लिए दिया गया था, न उनकी जाती जेब का प्लॉट था। हाँ, अपनी जाती जेब से उन्होंने शौकत खानम में आज तक कोई चंदा नहीं दिया है कि मैं कहूँ कि उन्होंने अपनी जाती जेब से उन्होंने इतना चंदा दिया था, और जिसकी वजह से शौकत
खानम तामीर हुआ सर, वो कौम का प्लॉट था और कौम के लिए इस्तेमाल हुआ, और आज कौम से मुस्तफीद हो रही है। और उसे सवाल वो ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें खान साहब खुद भी अपना इलाज करवाते हैं और दूसरे कई बड़े बड़े सियासतदान उसमें इलाज करवाते हैं। उनको लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ती है सर, उनको लंदन भागने की जरूरत नहीं पड़ती भागने करके। आगे आपको भी भरपूर टाइम दिया। आप शाह साहब, आपका टाइम है। शाह साहब, दो सवाल मैं आपसे करूंगा। एक तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने कोई एक सिंध में, कराची में रात गुजारते नहीं हैं और वो उनको बड़ी सिंध की बड़ी फिक्र होती है। अब इसका मतलब है कि आपके अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दी नून लीग के अगेंस्ट पीपल्स पार्टी ने। एक तो आपसे ये सवाल है। दूसरा ये, अब कानूनदान ये कह रहे हैं कि ये जो केसेस, ये जो उमर अता बंदियाल साहब, ये तरामीम जो आप लोगों की थी वो ख़त्म कर गए। इससे आपको और आपकी जो दीगर लोग हैं उनको नुकसान कितना होगा? और फिर जस्टिस फायर ईसा के पास अगर रिव्यू पटिशन जाती है तो वो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि मेरे भाई ने बात की प्लाट की, तो वो प्लाट और वो जो पैसे दिए थे ना, वो मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी जेब से भी दिए थे, अपने जेब से भी दिए। उसकी आप इंक्वायरी करें, सुनिएगा उसके लिए जो और हमने काम किए थे, उसके लिए कि ये मेरी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। किसने? नवाज शरीफ साहब ने नहीं, उसकी जो फंडिंग की थी अपने जेब से, खैराती इदारे को अपने जेब से भी फंडिंग की थी, उसके इफ्तिदा भी उसके मौजूद है। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ ना, और दिए खैराती दिए ना, हमने ये नहीं कहा, हमने ये बात थोड़ी की कि हमने गलत की है। एक खैराती इदारे को दिया था, उस वक्त मैंने कहा था, वो उस वक्त भी दोस्त थे, उस खैराती इदारे के लिए आए थे, तो उस दोस्त को उसने दिए थे, ऐसी कोई बुरी बात तो नहीं है। और हुकूमत पंजाब से अगर उस वक्त भी कुछ उसको रिलीफ दिलाया होगा जमीन का या वो भी किया होगा, मैंने इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। रह गई बात बिलावल साहब की, बिलावल साहब चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के और उनकी अपनी पार्टी मौजूद है, और पहले भी वो अपने एक पार्टी को मतलब लीड करते आ रहे हैं, और स्वात में उसने भी एक अच्छी बात की थी जो उसने की थी। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में आके उसने कहा था कि ये मेरा वज़ीर आज़म है, ये सबसे ज़्यादा मेरा वज़ीर आज़म है और ये सबसे ज़्यादा मेरा वो है। तो मैं तो उससे मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि वो सच बोलता है। वो तो खुद आज भी कह रहा है कि हाँ मेरा वज़ीर आज़म था और वो मेरा वज़ीर आज़म। देखें, उनकी अपनी पॉलिसियाँ हैं, उनका अपना मंशूर है, उनके अपनी फैसले हैं। लाजम बात है, अगर वो सिंध में आप बात करते हैं, सिंध में जो ऑपरेशन कराची में हुआ था, उस वक्त हुकूमत सिंध किसकी थी? जहाँ लाशें, आपको रोडों पे लाशें उठाने वाले कोई नहीं थे, और क्या उसने नज़ारा पेश हो रहा था, कोई कारोबारी आपके पास नहीं आ रहा था, दुनिया आपसे कट गई थी, कराची एक वीरान शहर बन चुका था। उस वक्त भी नवाज शरीफ यहाँ डेरे लगा के उसने उस ऑपरेशन को सुनिएगा ना, मैं उसका जरा उसका जवाब भी दे लेना। कराची को अमन देने के लिए नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद बैठ के ना, वो डेली हर महीने में 2 दफा आता था, और इसी कराची में रहते हुए उसने ये तमाम काम किया है। और इनकी हुकूमत थी, जो आज बिलावल साहब कह रहे हैं ना कि कराची सिंध को क्या दिया। देख, कराची भी सिंध में है ना, मैं तो कराची को अलग नहीं समझता सिंध से। ये कराची जो इंटरनेशनल शहर है पाकिस्तान का, ये सिंध में है। इसकी अगर सबसे पहले इसको अगर आप तरक्की देंगे, इसको अगर आप अहमियत देंगे, तो मैं समझता हूँ सिंध को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद पाकिस्तान को तो होना है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे बयानात, मैं समझता हूँ अवाम में अपने आप को कि हम अभी तक साथ थे, हमने कोई ये फैसले मानने पड़ेंगे जो भी फैसले हुए। उसको आप ये ना बोलेंगे जी बुरे मेरे कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप। अब ऐसा नहीं चलेगा, सारी दुनिया जानती है इस बात को, और उसका हक है। वो अभी इलेक्शन की तैयारी में है। जस्टिस फायर ईसा साहब आएंगे, ये जो फिर रिव्यू पटिशन आपके वकला दायर करेंगे, और फिर ये जो कवानीन में ये जो ख़त्म किए 9 शिकें जाते जाते कर गए उमर अता बंदियाल साहब, फिर सब वैसा का वैसा होने जा रहा है। देखिए, मेरी बात सुने, पार्लियामेंट ने एक फैसला किया था, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, ठीक है। और अब आप इलेक्शन में जब जाएंगे और इलेक्शन करेंगे, क्या जरूरत है फिर इलेक्शन करने की? फिर तो नेपो से चलाओ, फिर किसी भी आप उससे चलाओ। अगर आपका पार्लियामेंट में जाना है और पार्लियामेंट ने आपने फैसले ही करने हैं ना मुल्क के, आपने मुल्क के आइन बनाने, आपने मुल्क के कानून बनाने, अगर आपने वहां पर आइन और कानून और ये चीजें नहीं बना, पार्लियामेंट में जो भी कुछ फैसला होता है, पॉलिटिशियन है उस पार्लियामेंट में अपोजिशन कहां थी? अपोजिशन भाग गई, और उसने जो रह गए वो अपोजिशन थी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैं असेंबली में आने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपने कहा नो खान साहब अब आप नहीं हैं। देखें, मैं बताऊं, अगर आप भागते हैं और चले जाते हैं तो उनको कौन रोकेगा? जो मौजूद थे वो अपोजिशन थी।
उन्होंने अपोजिशन के मराद भी लिए, अपोजिशन का किरदार अदा किया। नाम अभी जो निगरान हुकूमत का है, निगरान खक्कड़ साहब का नाम किसने दिया? अपोजिशन ने दिया ना। आप कैसे कह सकते हैं कि अपोजिशन नहीं है? अपोजिशन थी। आप कहते हैं कि वो हमारे चेयरमैन पीटीआई अगर ना हो तो वो अपोजिशन नहीं है। भाई वो भी आते, किसने भगाया उनको? किसने पकड़ा उसको? किसने दरवाजा बंद किया था उनका? आपने सिंध में अपोजिशन का किरदार अदा किया, अभी तक वो जेर अताब हैं। आज उनको पेश किया गया मलीर में, तो फिर उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये जेलें हमारे जज्बात वो नहीं कर सकती, और ये जो हुकूमत इस वक्त है ये कोई निगरान हुकूमत नहीं है, ये पीडीएम की ही हुकूमत है। देखिए मैं बताऊं आपको, वो मेरे भाई हैं, हमारे साथ रहे हैं, बड़े बेहतरीन आदमी हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए कि जब भी कोई चीज़ अगर केस बनता है तो वो गायब हो जाते हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं, तो वो छुपे हुए होते हैं। उनको चाहिए कि जो भी केस बने, पॉलिटिकल लॉ का जो केस बनता है वो बाकायदा गिरफ्तारी देते हैं। आप अगर वहां से केपीके से सुनिएगा ना, मेरी बात सुनो भाईजान, आप केपीके में जाके अगर आप गिलगित बिल्तिस्तान में छुपेंगे, वो भी तो पाकिस्तान है। उसके अलावा जो उस्मान डार साहब थे वो मलीर में कहाँ थे? मलीर तो किसी के पास फार्म, ये जो जगह है ज्यादातर किसके पास होती है? तो देखिए ऐसा ना करें, कोई भी केस बनता है फेस करें। मैं तो नहीं समझता कि इनके चेयरमैन ने फेस नहीं किए ना। आप बताएं ना, अगर वो फेस करते तो ये भी करते। अगर ये कह रहे हैं ना कि ये पीडीएम की हुकूमत है, तो इसके लिए इसलिए पीडीएम की हुकूमत है कि ये गिरफ्तार हो गए। अगर ये जिस दिन तक गिरफ्तार नहीं थे तो कोई पीडीएम की हुकूमत नहीं थी। देखिए ऐसा बातें ना करें, ये निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत अपना अगर काम करती है वो अपने हिसाब से काम करे। इस मुल्क के लिए उनके पास जितना टाइम पीरियड है उसके अंदर वो अपना काम करेगी। आप इल्जाम लगा रहे हो, कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। आज आप अभी जो बंदियाल ने जो काम किया, आप बताए ना, ये क्यों? ये एक कंट्रोवर्शियली फैलाने के लिए, एक सिस्टम जो आपको बेहतरी की तरफ जा रहा है, कुछ चीजें ठीक होने जा रही है। पीटीआई भी साबिक इस पर जज पर तनकीद कर रही है, आप भी कर रहे हैं, तो फिर जस्टिस का क्या होगा? मैं बताता हूँ, वो ये होगा, पीटीआई का तो ये हाल है कि जब भी उनका कोई भी दोस्त उनसे जब वो रिटायर होता है ना, अच्छा, तो वो सबसे पहले उस पर अटैक करते हैं। मतलब इसका मतलब उमर तबदल साहब दोस्त थे पीटीआई के? दोस्त थे। अच्छा, अरे वो तो रुकन थे। अच्छा, वो तो पीटीआई के रुकन थे, वो तो मेंबर थे, वो तो पूरा खानदान में मेंबर है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। बाजवा साहब जब बाजवा साहब ने बाजवा साहब ने क्या नहीं किया इनके लिए? उसने तो अपने जो खत्म कर दिया, वो आज गालियां खा रहा है। सुनिए, और इन्होंने जो बंदियाल साहब है, इसने तो इनको पंजाब हुकूमत दी, इनको पता नहीं ये क्या क्या नहीं दिया। इन पांचों ने तो नवाज शरीफ के ऊपर, 4-5 यही तो है वो, इन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर एक जज बिठा दिया कि इसके डेली केस चेक करें कि इसके पास इसके केसों में कोई मसला ना हो। यार आप बताएं, का इंसाफ? आप इंसाफ की बात कर रहे हैं? नवाज शरीफ के साथ जो इन्होंने काम किया उसने अल्लाह पे छोड़ा। आज इनके हालात ये हो रही है, ये जो भी मुंह से निकालेंगे सब गालियां खाएंगे इंशाल्लाह। चले आगे आपका पॉइंट सर। अपना सलीम साहब, हलीम आदिल साहब कह रहे हैं कि ये निगरान हुकूमत नहीं है, ये पीडीएम हुकूमत ही है इस वक्त। सर इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पीडीएम हुकूमत का तसलसल है, और तसलसल को बरकरार रखने लिए इन्होंने ऐसे कवानीन पास किए कि वो जो इख्तियारात निगरान के पास नहीं होते वो उनको दिए गए। और दूसरा सर, ये जो उन्होंने अभी कहा कि नहीं उन्होंने डोनेशन दिया, तो सर कर्ज ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। कर्ज उतारो मुल्क सवारो मुहिम चलाई गई, बिल्कुल चलाई गई। उस पर नवाज शरीफ साहब की तरफ से 1 करोड़ रुपया दिया गया था। वो भी किसी को कह के दिलवाया गया था, अपनी जेब से नहीं दिया था उन्होंने। ये आपके पास सबूत है? जी बिल्कुल, जिसने दिया था उसका बयान भी आ चुका है आज भारत में। अच्छा, आपको कटिंग में निकाल के दे भी दूंगा इंशाल्लाह। चलिए मुझे भेज दिएगा, मुझे जी बिल्कुल इंशाल्लाह मैं ढूंढूंगा, मुझे मिल गई मैं आपको जरूर भेजूंगा। ये मुगालता आ रही करके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको गुनाह तो नहीं है, ठीक है, किसी को बोला होगा दे दिया होगा, जेब से नहीं निकला इनकी। यार वो अपनी जेब से 10 करोड़ का काम भी लिया होगा, आपको थोड़ी बता दे। पैसे डाल रहे हैं, डब्बे में पैसे डाल रहे हैं, और डब्बे में जब पैसे डाल रहे हैं फिर वो पैसे वापस हाथ में लेके जा रहे हैं, तो वीडियो मौजूद है। मुल्क को जो सबसे बड़ी तबाही की तरफ ले जाने वाले हैं, बता दें, इस मुल्क को जो सबसे बड़ी तबाही की तरफ ले जाने वाले हैं वो नवाज शरीफ साहब ही हैं। इनके दौर के IPPs के मुआहदे आप देख लें, और इसके अलावा सर उनको याद होगा इंडिया से फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट भी किया था, जिसमें बगैर कस्टम के इनके कंटेनर्स आते थे,
उन कस्टम कंटेनर्स के अंदर असला भी आता रहा, उन कस्टम कंटेनर्स के अंदर में दहशतगर्द भी आते रहे। ऐसे तो सर ये मैं इसका आई विटनेस हूँ। तो आपने अगर केस कोई आप मुझे कहे तो मैं आपने इसका साढ़े eyewitness 3 हूँ। साल में वो केस क्यों नहीं किया? मैं मार्केट में देखा है इनको घूमते हुए, जो इंडिया से आए हुए थे, जो इंडिया से आए हुए लड़के घूमते थे वो और इंडिया से हड़तालें करवा भी भी जाते जाते, हैं। असला लेके हड़तालें कर, मैंने लड़कों को भी देखा हुआ है। वो ये कोई बात नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब की कारनामा था जो मुझे ये बताएं, सर ये बताएं, बगैर कस्टम के कौन इजाजत देता है सर? बगैर वीजा पासपोर्ट पे कौन आने देता है मुल्क के अंदर किसी को? ये सारे सबूत आपके पास मौजूद है, क्या नहीं है आपके पास? वो फिर आ रहे हैं। बिगर इमिग्रेशन सर, वो आ रहे सुन के कान में सुराख हो गया, अभी तक आने का नाम नहीं है। अब तो उनका हिमायती वो आ गया है ना, चीफ जस्टिस, तो भी आ जाए, तो भी आ जाए सर, हमारी इनकार नहीं, हम बैठे हुए तैयार है हम। अच्छा, रिव्यू पिटीशन में जाके ये जो उमर अता बंदयाल साहब करके गए, ये सब खत्म हो जाएगा? जस्टिस फायद ईसा साहब के पास ये सर ये कोई भी खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये खिलाफ इस्लाम कावानीन थे, और खिलाफ इस्लाम कावानीन जो है ना कोई भी दोबारा नाफिज नहीं करता है। तो पहली बार नाफिज होना भी एक बहुत बड़ी गलती थी। आप किसी भी मुफ्ती साहब से पूछ लें, अगर वो कह दे ये दीन इस्लाम है, तो मैं कभी आपके प्रोग्राम में बैठूंगा ही नहीं। तो फिर यहाँ पे एक सवाल बनता है कि चोरी की इजाजत देता है क्या इस्लाम? सर आपको याद होगा, आप ही की हुकूमत थी, और नैब जब उठा के ले जाता था, और नैब से जब पूछा जाता था भाई आप शाह साहब को क्यों लेकर गए, तो नैब ये कहता था हमें शक है, हम लिहाजा 3 महीने इनको अपने पास रखेंगे, जब हमारा शक खत्म होगा तो इनको हम छोड़ देंगे, और अगर कुछ साबित हुआ तो वो आवाम को बताएंगे। तो बहुत सारों को छोड़ा भी कि कुछ साबित नहीं हुआ। सर तो ये कोई कानून था? सर देखें, जो गलत है वो गलत है, मगर कानून पीटीआई दौर में नहीं बना था। इम्प्लीमेंट तो पीटीआई ने किया ना सर, बना पीटीआई की हुकूमत थी, तो आप इस कानून का आप लोगों को फायदा नहीं हुआ। पीटीआई दौर में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था सर, पीटीआई दौर में सिर्फ केस चालू हुए थे, और उन्हीं केसेस की बुनियाद पर मुख्तलिफ लोगों को उठाया गया था। आपने ये केस दर्ज नहीं हुए, सिवाय सर होनी चाहिए थी, इनको पेश करनी थी ना, किसने मना किया था इनको? इन्होंने क्यों पेश नहीं की? या अपोजिशन में थे, उसी का जुल्म का शिकार होते, इन्होंने क्यों कोर्ट में पार्लियामेंट में पेश नहीं किया? भाई ये जुल्म हो रहा है, ये नाइंसाफ, ये खिलाफ इस्लाम है सर, कि बगैर किसी वजह के आप उसकी उठा के बंद कर दें, आप ये भी खिलाफ इस्लाम है कि बगैर किसी वजह के उठा के आप किसी को भी बंद कर दो। तो सर इसके ऊपर तो उनको लाना चाहिए था ना। लाते ना सर, आप वो हुकूमत वाले नहीं लाते, अपोजिशन वाले ले आते। सही आ गया सर, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो उसको क्या पॉइंट है मैं बताऊं यार, ये बताएं आप, ये बताएं, हम पार्लियामेंट में भी चीखते रहे, हमारे तो कोई बिल, हमारा तो कोई बिल। आपको यही कंटिन्यू करता हूं, मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। तो सर फिर लीडर बदल दें आप। इसरार भाई, मुझे हाथ लगाया, ऐसा माहौल होगा कि रियासत संभाल नहीं पाएगी, तो ये खान साहब कह रहे थे और वो हमने देखा। पाकिस्तान से ज्यादा मुझे किसी और चीज से प्यार है ही नहीं। पाकिस्तान की सलामती और किसी चीज के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, चाहे मेरे लीडर को छोड़े मेरे वालिदैन भी ये बात है। पीडीएम ने सेनेट में सरप्राइज दिया, आहिस्ता आहिस्ता ये सारे इनको छोड़ के कि टीटीपी की सहूलतकारी वहां से हो रही है, आपकी सरजमीन से। जी, ये हम तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, ऐसा नहीं है। हम अगर चाहे कि हम पाकिस्तान में आ जाए, उधर हम ढूंढ ले, तो जाहिर ही है। के बाद खुशामदीद, एक लास्ट स्टोरी हमारे शो की है, उस पर हम टाइम बहुत कम होता है, टाइम की बड़ी पाबंदी होती है, 4 मिनट है हमारे पास। शाह साहब पहले आपके पास आता हूँ। आज बिलावल साहब कह रहे हैं इलेक्शन 90 रोज़, इलेक्शन आइन 90 रोज़, इलेक्शन आइन कानून हमें दीवार से ना लगाया जाए। तो केपीके और पंजाब में 90 रोज़ कहाँ चले गए थे सर? देखिए ये दोहरा मयार नहीं है। देखिए मैंने उस वक्त भी शायद कहा था कि कल हम ही आपसे पूछ रहे होंगे कि सर अब 90 रोज़ नहीं, इलेक्शन तो 90 रोज का हम इसको आईनी तकाजा है कि उस वक्त आपकी हुकूमत ने आईनी तकाजा पूरा नहीं किया, गैर आईनी हुकूमतें चल रही थी पंजाब में, जी केपी चल में। रही है। देखिए अभी बताऊं,
उस वक्त आपने गैर आईनी तरीके से पंजाब हुकूमत भी दिलाई थी एक अदालत से, और आपने देख लिया था कि उस पे जो मैं क्या बताऊं उसमें, सर जी वो तो चले, बात सुने, कानून नहीं मानते थे ना, आप लोग हाजी थे ना सारे। नहीं, हम हाजी क्या थे, मेरी बात सुने, हमने तो ये क्लियर कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन को अगर सूट करेगा, इलेक्शन कमीशन को उस सारे वक्त इख्तियारात आप लोग दे रहे हैं। केपीके में सदर किसमें मुमलिकत बेचारे आप डेट इलेक्शन देते मांग हैं, रहे थे, वो तजावीज देते हैं, आप इलेक्शन उनकी मांग कोई रहे सुनता थे नहीं है। पंजाब का, आप तो केपीके भूल गए थे। फिर आपने आपने जवाब KPK दे दिया। सर मैं जवाब नहीं, पूछ रहा हूं गंदम, आप जवाब ले नहीं रहे, सवाल पूछ रहा हूं गंदम, जवाब आ रहा है चना। आपने मुझे कहा केपीके और हाँ। पंजाब में क्यों नहीं आप लोगों ने हुकूमत मैंने कहा पंजाब में मांगा था, जी। केपीके का तो उन्होंने नाम नहीं लिया, और हमने भी ये सवाल किया था कि क्या केपीके मुल्क नहीं है, वो एक सूबा नहीं है जो आप सिर्फ पंजाब के लिए मांग रहे हैं। तो देखिए ये भी दोहरा मेयार था, बैठे रहे, इस दोहरा मेयार को भी आप देखें। आज जब बिलावल साहब ने आज जो बात की है, इलेक्शन करवाते, लेकिन आपने चलने दिए मामला। देखिए ऐसे इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन अब होंगे। अब जो अब इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क में इलेक्शन हो, आईन ये कहता आधा है, तीतर आधा बटेर नहीं होता है। आईन आईन ये में रूल चल रहा है कि एक असेंबली जिस डेट पे खत्म होगी, अच्छा। उसी डेट से काउंटिंग शुरू होगी, और 90 दिन में इख्तियारात करवाने के इदारे भी पाबंद हैं, हुकूमतें भी पाबंद हैं। देखिए उसमें एक चीज जरूर होती है कि जिस वक्त उस वक्त की हुकूमत ने काबीना भी एक अहमियत रखता है। ये ना बोलें कि आप काबीना को भूल जाएं, काबीना से भी एक चीज पास होती है, उस सीसी से भी कोई चीज पास होती है, उसका एक आईनी जो चारों सुबह से होता एक है। ही सस में खड़े हो गए महमूद और अयाज। सलीम साहब अब सब इलेक्शन मांगने पे आने वाले हैं। सर आपको याद होगा मैंने आपसे पहले ही कहा था, गन की गवर्नमेंट जाने से पहले जब ये इख्तियारात दे रहे थे, मैंने आपसे कहा था अब ये इख्तियारात दे रहे हैं अपने तसलसल को बरकरार रखने के लिए, और बाद में ये मुतालबा करेंगे, मजलूम बनेंगे कि इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। अभी आज एक पार्टी ने शुरू किया है, अब टेंशन न ले, महीने डेढ़ दो के बाद ये भी शुरू होंगे कि इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। और ये जो कह रहे हैं ना कि पंजाब के मांग रहे थे और खैबर पख्तूनख्वा के नहीं मांग रहे थे, तो सर वो दोनों एक ही सिक्के के दो रुख थे। आप मोबाइल उठाएंगे उसका कवर आपके साथ में आएगा। वो ये हो ही नहीं सकता कि आप आइन के तहत एक सूबे में कराए दूसरे में न कराए, और उसका भी मुतालबा हो रहा था, मगर सबको पता है कि पंजाब में होने तो उसमें होने ही होने हैं। और कोई अगर अक्ल का अंधा हो जिसको नहीं समझ, वो तो एक अलग बात है। अच्छी बात है, ये इलेक्शन नहीं मांग रहे हैं अगर इलेक्शन, तो बुरी बात तो नहीं है। तो सर ये इलेक्शन डिले करने के वालों में से भी तो शामिल है ना। इन्होंने इख्तियारत क्यों दिया, आपने कब पूछे इनसे इन्होंने इख्तियारत क्यों दिए डिले के निगरान गवर्नमेंट तवील अरसे तक चल सके, इससे इख्तियारत उन्होंने क्यों दिए उनको? नहीं, सदर मुमलिकत के पास तो अब इख्तियार नहीं है ना कि वो डेट दें। सर सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है या नहीं है उसका फैसला मैं नहीं कर सकता, उसका मतलब फैसला आइन करेगा, और आइन की कस्टोडियन जो बनी हुई है वो पिच के दोनों तरफ तो नहीं खेल रहे। आरिफ अलवी साहब इधर भी खेल रहे हैं उधर भी खेल रहे हैं। ऐसे लग रहा है। सच बोलते हैं तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। आरिफ अलवी साहब कोई बात करते हैं तो आप लोग उसमें से नहीं, उन्होंने खत लिखा ना, लग जाते हैं। उन्होंने खत लिखा कि मेरी तजवीज ये है, वाह तजवीज, आप बोलो कराओ इलेक्शन, अगर आपके पास इख्तियार है तो ऑर्डर दो। तो सदर भी तो रहना है सर इनकी तजवीज इन्होंने दी ना अपनी, तजवीज ना दे, बोले करवाओ, ये मेरा इख्तियार है। और इसका फैसला किसके ऊपर कह सकते छोड़ा? इसका फैसला किसके ऊपर छोड़ा? इलेक्शन कमीशन। नहीं, इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने उसको खत लिखा ना। अदालत के ऊपर छोड़ा ना कि भाई अदालत से फैसला करे 90 रोज में होना चाहिए या ना होना चाहिए। होना चाहिए अगर कानून कहता है, आइन होना कहता है, चाहिए होना ना चाहिए। सर, 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। 90 रोज में नहीं हुए, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं हुए, ऐसा ही है। पंजाब में भी नहीं हुए। गैर इस्लामी कवानीन बन नहीं सकते। गैर इस्लामी कवानीन हमारी असेंबलियां बैठ के पास कर रही है। आर्टिकल 6 और आइन कहाँ सोया हुआ, आइन के कस्टोडियन कहाँ सोए हुए, और अब फिर भी वही ड्रामा शुरू। पहले तो आइन तोड़ने के पूरे इख्तियार दे दिए उन्होंने, अब कह रहे हैं कि हम आइन तोड़ने वालों में से नहीं है, 90 रोज में इलेक्शन करो। सर हमें 90 रोज में इलेक्शन न हो उसका पूरा बंदोबस्त करके तो आप लोगों ने दिया है। सही, ठीक है, चले इसी उम्मीद के साथ मेरा शादाबाद रहे, मुझे साजिश पे इजाजत दीजिए, मुलाकात हुई नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।